हाय गाइस। तो इस लेक्चर में अपन न्यूमेरिकल करेंगे। इकोनॉमिक का पावर जनरेशन हो गया और थर्मल पावर प्लांट एंड हाइड्रो पावर प्लांट पे। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जितने पॉसिबल न्यूमेरिकल है इस सब टॉपिक्स पे उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द एनुअल लोड ड्यूरेशन कर्व इज स्ट्रेट लाइन फ्रॉम 20 मेगावाट टू 6 मेगावाट, फाइंड द लोड फैक्टर। तो आपका एक एनुअल लोड कर्व है। ठीक है, आपको पता है कि जो लोड कर्व होता है इट इज़ द कर्व बिटवीन पावर वर्सेस टाइम। ठीक है, पावर वर्सेस टाइम का होता है। तो एज पर गिवन क्वेश्चन कह रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है जो कि पावर डिक्रीज हो रहा है एनुअली। मतलब ये आपका 0 आवर हो गया और ये हो गया 365 एनुअल है। तो 365 को 24 घंटे से गुणा करेंगे तो इसकी वैल्यू आती है 8760 आवर्स। ठीक है, तो ये डीके कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 20 मेगावाट से डीके होकर के कहाँ पे आ जा रहा है, 6 मेगावाट पे। ठीक है, तो देखो एक्चुअल में तो लोड फैक्टर होता है पी एवरेज डिवाइडेड बाई पी मैक्सिमा। ठीक है, अब जो एवरेज होता है ये होता है 1/t, 0 से t, पी टी डी टी। ठीक है, डिवाइडेड बाई पी मैक्सिमा। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0 से t, पी टी डी टी और डिवाइडेड बाई कैपिटल टी इंटू पी मैक्सिमा। तो ये जो इंटीग्रेशन है अंडर द पावर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर इंटू टाइम क्या होता है, एनर्जी होता है। या इंटीग्रेशन आपका यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एरिया अंडर द पावर वर्सेस टाइम। तो इंडिया इसको क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर द लोड कर्व लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इक्वल टू एरिया अंडर द लोड कर्व डिवाइडेड बाई इसको लिख सकते हैं। देखो पी मैक्सिमा इंटू टी, ये आपका क्या है, ये आपका है पी मैक्सिमा और टोटल टाइम ये क्या है 360। दैट मीन्स ये हो गया एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये पूरा एरिया। तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखिए, इस पे डायरेक्ट ये फार्मूला भी एग्जाम में आपके पूछा गया है। तो यहाँ से हो जाएगा, ये एरिया A1 हो गया और ये एरिया A2 हो गया। तो टोटल एरिया A1 प्लस A2 और पी मैक्सिमा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंटू टाइम हो गया। तो देखो एरिया A1 कितना है, ये वाला 1/2 बेस इंटू हाइट। यहाँ से यहाँ तक बेस कितना है 8760 माइनस 0, 8760। और ये हाइट कितना हो जाएगा 20 - 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। और प्लस A2 वाला एरिया, ये छोटा वाला एरिया, ये 6 हो गया और 8760 हो गया। तो 678760 डिवाइडेड बाई पी मैक्सिमम आपका 20 है और टोटल टाइम है 8760। इस चीज़ को मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 8760 इसमें कॉमन है उसको बाहर निकाल लेंगे, 8760 और 2 से ये 7 बाद में कटेगा, 7 हो जाएगा और ये 6 बचा, डिवाइडेड बाई देखो 20 इंटू 8760। इसको आप क्या करिए, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए ये इसे कटेगा और ये आ जाएगा 13/20 इंटू 100%। तो इसको मैं कैलसी से कर दे रहा हूँ, 1300 डिवाइडेड बाई 20। तो ये आएगा 65%। ठीक है, इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 65%। तो इसका आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक कंज्यूमर है जो मैक्सिमम डिमांड ऑफ 300 किलोवाट। ठीक है, 300 किलोवाट मैक्सिमम डिमांड है। तो आपका पी मैक्सिमा दे रखा है 300 किलोवाट और लोड फैक्टर आपका दे रखा है 0.3। तो कहता है कि यूनिट कंज्यूम्ड पर ईयर, मतलब एक साल में कितनी यूनिट कंज्यूम होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखो आपने अभी पढ़ा कि जो लोड फैक्टर होता है वो होता है आपका पी एवरेज बाई पी मैक्सिमा। अगर मैं ऊपर नीचे अगर ऊपर नीचे मैं एक साल का गुणा कर दूं, मतलब 8760 आवर का, ठीक है, इंटू 8760 आवर। तो देखो पी एवरेज पावर इंटू टाइम क्या होता है, आपका एनर्जी हो गया या यूनिट जनरेटेड इन ए ईयर। तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ये क्या हो गया, यूनिट जनरेटेड आर यूनिट कंज्यूम्ड इन ए ईयर। तो यही आपसे पूछ रहा है। तो यूनिट कंज्यूम कितना हो जाएगा, यूनिट यहाँ से कंज्यूम्ड पर ईयर निकाल लेंगे। तो यह यहाँ से हो जाएगा लोड फैक्टर इंटू
पी मैक्सिमा इंटू 8760। तो लोड फैक्टर आपका 0.3 दे रखा है। पी मैक्सिमा आपका 300 किलोवाट है और ये 8760 आवर। तो किलोवाट आवर यूनिट क्या हो जाएगी, KWH हो जाएगी। तो इसको देख लो, 30 × 3 × 8760 KWH हो जाएगा। तो इसको मैं कैलकुलेट कर ले रहा हूँ, तो 90 × 8760, तो इसकी वैल्यू आएगी 788400 KWH। ठीक है, तो 788400। तो इसका आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए लिख रहा है कि इन ए सिस्टम इफ द बेस लोड इज द सेम एज मैक्सिमम डिमांड देन लोड फैक्टर। देखो बेस लोड, यहाँ पे क्वेश्चन लेने का मतलब है कि यहाँ पे बेस लोड क्या होता है। बेस लोड को बोलेंगे यहाँ पे, बेस लोड का मतलब है कि आपका एवरेज लोड की बात कर रहा है, दैट इज एवरेज पावर की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि जो आपका बेस लोड है, एज पर गिवन क्वेश्चन, जो आपका बेस लोड है वो आपका मैक्सिमम डिमांड के बराबर है। तो लोड फैक्टर आपका होता है पी एवरेज बाई पी मैक्सिमा। और यही एवरेज पावर जो है, यही आपका क्या है, बेस लोड होता है। और बेस लोड की वैल्यू आपकी पी मैक्सिमा के बराबर है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इसका आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो देखो लोड फैक्टर है, कैपेसिटी फैक्टर है और यूटिलाइजेशन फैक्टर है, इसमें रिलेशन पूछ रहा है। हालांकि कई लोगों को इसका रिलेशन पता होगा, बट देखो इससे क्या है, इस क्वेश्चन का लेने का पर्पज है कि चीजें आपकी रिवाइज हो जाए। जैसे कि आपको पता है कि जो लोड फैक्टर होता है वो होता है आपका पी एवरेज बाई पी मैक्सिमा। ठीक है, क्वेश्चन के माध्यम से आपका रिवीजन हो जाए, बस यही पर्पज है। और आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर जो होता है आपका पी एवरेज बाई प्लांट कैपेसिटी होता है। और आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर मतलब पी मैक्स अपान मतलब मैक्स कैपेसिटी का कितना परसेंट यूटिलाइज हो रहा है मैक्सिमम, वो होता है आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो ये तीनों चीजें हैं, इन तीनों में आपका रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, इन तीनों का रिलेशन पूछ रहा है। तो यहाँ से आप क्या करिए कि लोड फैक्टर और कैपेसिटी फैक्टर का आप रेशियो ले लो, लोड फैक्टर डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी फैक्टर। तो देखो एवरेज से एवरेज कटेगा और आपका आ जाएगा पीसी बाई पी मैक्सिमा। ठीक है ना, ये आ जाएगा पीसी बाई पी मैक्सिमा आ जाएगा। और देखो पीसी यहाँ से इस रिलेशन से देखो यूटिलाइजेशन फैक्टर के लिए, तो पीसी बाई पी मैक्सिमा कितना हो जाएगा, 1 बाई यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1 बाई यूटिलाइजेशन फैक्टर। यहाँ से प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर, यहाँ से हो जाएगा आपका प्लांट कैपेसिटी, यहाँ से देखो इधर इसमें पूरा हो जाएगा और लोड फैक्टर का यूटिलाइजेशन फैक्टर में, लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर हो जाएगा। तो आपका क्या फार्मूला बन के आ रहा है कि जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर या कैपेसिटी फैक्टर इज इक्वल टू लोड फैक्टर इनटू यूटिलाइजेशन फैक्टर। तो इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब देखो एक और यहाँ पे चीज ध्यान रखो कि रिजर्व कैपेसिटी भी आपसे पूछता है फ्रिक्वेंटली। तो जो आपकी रिजर्व कैपेसिटी होती है उसका फार्मूला होता है आपका पी मैक्सिमा लोड फैक्टर डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर -1। ठीक है, लोड फैक्टर डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर -1। और देखो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा कि जो आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है वो लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर है। दैट इज प्लांट कैपेसिटी फैक्टर बराबर लोड फैक्टर इंटू यूटिलाइजेशन फैक्टर। यहाँ से लोड फैक्टर डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर क्या हो जाएगा, लोड फैक्टर डिवाइडेड बाय प्लांट कैपेसिटी फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 बाई यूटिलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें रख देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा रिजर्व कैपेसिटी बराबर ई मैक्सिमा 1 बाई यूटिलाइजेशन फैक्टर -1। तो इस पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और इस फार्मूले पे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मतलब उसमें आपको पी मैक्सिमा दे देगा और यूटिलाइजेशन यूटिलाइजेशन फैक्टर पूछ देगा। तो उस समय कितनी रिजर्व कैपेसिटी होगी आप फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ से आपका कभी कभी कैपेसिटी पूछ देगा अगर, तो आपको रिजर्व कैपेसिटी फाइंड आउट करना होगा। और ये हो जाता है आपका प्लांट कैपेसिटी माइनस पी मैक्सिमा। तो कैपेसिटी ऑफ प्लांट अगर आपसे पूछ रहा है तो पीसी बराबर क्या हो जाएगा, आरसी प्लस पी मैक्सिमा हो जाएगा। तो ये फार्मूला लगा करके यहाँ से रिजर्व कैपेसिटी निकाल लो और उसके बाद से आप प्लांट कैपेसिटी यहाँ से फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन आएगा उस हिसाब से आप यूटिलाइज कर सकते हो कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि सपोज ए प्लांट दैट हैज इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 20 मेगावाट प्रोड्यूस एनुअल आउटपुट ऑफ 7.35 इंटू 10 की पावर 6 किलोवाट आवर एंड रिमेन्स इन ऑपरेशन फॉर 2190 इन ए ईयर, फाइंड द प्लांट यूज फैक्टर। अब देखो यूटिलाइजेशन फैक्टर और प्लांट यूज फैक्टर दोनों डिफरेंट थिंग है, इसलिए ये क्वेश्चन लिया, ये ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो जो प्लांट आपका यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है या प्लांट यूज फैक्टर जो होता है, देखो प्लांट यूज फैक्टर मतलब ये कितनी एनर्जी आपकी जनरेट हो रही है या स्टेशन आउटपुट इन किलो वाट आवर, इसको याद ही रख लो फार्मूला, स्टेशन आउटपुट इन के डब्ल्यू एच डिवाइडेड बाई प्लांट कैपेसिटी, जो प्लांट की कैपेसिटी है और कितना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, मतलब आवर्स ऑफ यूज, मतलब कितने देर के लिए उसको यूज किया गया है। तो देखो यहाँ से स्टेशन आउटपुट कितना है आपका 7.35 इंटू 10 की पावर 6 के डब्ल्यू एच में हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई प्लांट की कैपेसिटी आपकी 20 मेगावाट दी है, तो इसको अपने को किलोवाट में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि ये जो यूनिट है आपकी के डब्ल्यू एच में है, ये यूनिट आपकी किस में है, के डब्ल्यू एच में है, तो इसलिए नीचे इसको भी के डब्ल्यू में कन्वर्ट करना होगा। तो 20 इंटू 10 की पावर 3 किलोवाट हो गया, और कितने देर के लिए यूज किया जा रहा है आउट ऑफ एक साल में, 2190 आवर्स, 2190 आवर्स, और परसेंटेज में दिया है तो इंटू 100 का गुणा कर दीजिए, यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ से 10 की पावर 3 बचेगा, ये एक जीरो से ये कट जाएगा, तो इसके पावर में 2 बचेगा, और देखो 100 है और 7.35 है, तो ये हो जाएगा 735, और 20 इंटू 219 को मैं 219 है तो इसको 220 लिख ले रहा हूँ, ठीक है, या फिर मैं इसको कैलसी से सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ सो दैट टाइम बचे, 735 डिवाइडेड बाई 219 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो ये आ रहा है आपका 16.78%, 16.78%, ठीक है। यहाँ से अप्रोक्सीमेट भी आप कर सकते हो, इसको 220 बना लेना, तो 220 इंटू 20 करोगे और उसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेना, वहाँ से आप भी इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका देखो 16.78% आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए डीजल इंजन पावर प्लांट हैज 700 किलोवाट एंड टू 500 जनरेटिंग यूनिट, 500 kilowatt generating unit. The fuel consumption is 0.25 kg per kilowatt hour. Estimate the fuel oil required for a day, मतलब एक दिन में कितना आपका फ्यूल रिक्वायर्ड होगा इन केजी में, आपको फाइंड आउट करना है अगर आपका प्लांट कैपेसिटी फैक्टर 40% दिया है। तो देखो आपका क्वेश्चन में डेटा क्या क्या दे रखा है कि जो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है वो 40% है, दैट इज 0.4 हो गया, और जो प्लांट की कैपेसिटी है, क्योंकि एक डीजल प्लांट है जिसकी जो उसमें टोटल 3 जनरेटिंग यूनिट है, तो प्लांट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 700 किलोवाट है, और दो जो है 500 किलोवाट की जनरेटिंग यूनिट है, ठीक है, 500 किलोवाट की, तो टोटल कितना हो जाएगा 1700, 1700 किलोवाट की टोटल जनरेटिंग यूनिट है, प्लांट की कैपेसिटी हो गई। कह रहा है कि ये जो फ्यूल कंजम्पशन है पर किलोवाट आवर, मतलब अगर वन वन के डब्ल्यू एच की एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए कितना फ्यूल लग रहा है, 0.25 kg आपका फ्यूल लग रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि एक दिन में, यहाँ पे देखो फ्यूल ऑयल रिक्वायर्ड फॉर अ डे, मतलब एक दिन में कितना फ्यूल ऑयल रिक्वायर्ड होगा वो पूछ रहा है। तो देखो पहले तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर जो होता है आपका पी एवरेज बाई प्लांट कैपेसिटी होता है, ठीक है, पी एवरेज बाई आपकी प्लांट कैपेसिटी होती है। अब देखो आपको बताना है कि एक दिन में कितनी एनर्जी जा रही है, इसका मतलब अगर मैं ऊपर नीचे मतलब एक दिन में कितना फ्यूल कंजम्पशन है ये आपको बताना है, तो ऊपर नीचे 24 का गुणा कर दे, तो ये क्या हो गया, एनर्जी हो गई, एनर्जी इन के डब्ल्यू एच पर डे, एक दिन की, ठीक है, क्योंकि 24 से हमने गुणा किया है, मतलब 24 आवर्स से, तो एनर्जी कितने एक दिन में कंज्यूम होगी ये आपसे इससे पता चल गया, ठीक है। या इसको बोलेंगे कि कितनी एनर्जी जनरेट हुई, ये पता चल जाएगा इन ए डे, ऐसे इसका मतलब एनर्जी रिक्वायर्ड इन ए डे, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड हुई आपकी, तो प्लांट कैपेसिटी फैक्टर इनटू प्लांट कैपेसिटी इनटू 24 हो गई,
ये 0.4 है और प्लांट कैपेसिटी आपकी 1700 आई है, ठीक है, इंटू 24। इसको मैं कैलसी से गुणा कर ले रहा हूँ। 0.4 इंटू 1700 इंटू 24, तो ये आ रहा है 16320, 16320 kWh। इतनी एनर्जी एक दिन में प्रोड्यूस हो रही है और देखो, एक kWh में जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो है आपका 0.25 kg। तो अगर आपका 16320 kWh का कंजम्पशन है तो इतने का हमें क्या कराना होगा, कितना केजी फ्यूल लगेगा वो पता चल जाएगा। तो 16320 इंटू 0.25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसमें आपका 0.25 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा आपका 4080 kg, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, सिंपल सा था। आपका ट्रिक यही था कि आपको यूनिट जनरेटर इन ए डे फाइंड आउट करना था, मतलब 1 kWh के लिए मतलब कितना टोटल KWH लग रहा है। अगर वो एक्स पता चल गया तो एक का पता है तो बाकी एक्स का पता चल जाएगा, तो उसमें बस 0.25 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो 4080 kg आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर स्टेशन है जो मैक्सिमम डिमांड ऑफ पी मैक्सिमा की आपको वैल्यू दे रखी है 15,000 किलोवाट। एनुअल लोड फैक्टर दे रखा है, एनुअल लोड फैक्टर आपका 50% है, 50% दैट इज कितना हो गया, और एनुअल प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपका 40%। तो आपका प्लांट कैपेसिटी पूछ रहा है, तो अभी मैंने बताया कि जो रिजर्व कैपेसिटी होती है वो होती है प्लांट कैपेसिटी माइनस पी मैक्सिमा। तो यहाँ से प्लांट की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, रिजर्व कैपेसिटी प्लस पी मैक्सिमा। और पी मैक्सिमा आपका दे रखा है, ये आपकी वैल्यू है आपकी 15,000 किलोवाट प्लस रिजर्व कैपेसिटी। इसका मतलब आपको रिजर्व कैपेसिटी फाइंड आउट करना है इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द प्लांट कैपेसिटी। तो रिजर्व कैपेसिटी का फार्मूला क्या होता है आपका, पी मैक्सिमा लोड फैक्टर प्लांट कैपेसिटी फैक्टर -1। पी मैक्सिमा आपका दे रखा है, ये 15,000 है, और लोड फैक्टर आपका 50 है, दैट इज 0.5, और ये प्लांट कैपेसिटी फैक्टर -1। यहाँ से हो जाएगा 15,000, 5 - 4, तो ये हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से इसको कट पीट करिए, 15,000 को मैं 4 से डिवाइड कर ले रहा हूँ, तो ये आएगा 3750, ठीक है। तो 3750, और ये यूनिट आपकी किलोवाट में, तो ये भी आपकी किलोवाट में आ जाएगी। तो यहाँ से आ जाएगा 3750 प्लस 15,000, इसको ऐड कर देंगे, प्लस 15,000 इसमें ऐड करेंगे, तो इसकी वैल्यू आ रही है आपकी 18750 किलोवाट। तो आंसर नहीं है, इसको मेगावाट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अगर 10 की पावर 3 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपकी यूनिट क्या हो जाएगी, मेगावाट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसको डिवाइड बाई 1000 करिए, तो ये हो जाएगा 18.75 मेगावाट, इसका आंसर होगा। तो इसका आपका डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2500 वाट रेफ्रिजरेटर वर्क फॉर 4 डेज, 4 आवर पर डे, मतलब एक दिन में 4 घंटा रेफ्रिजरेटर चलाया जा रहा है, जिसका रेटिंग जो दिया है 2500 वाट का है। फाइंड द टोटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज्ड इन ए 40 डे, तो मतलब 40 दिन में कितनी यूनिट कंज्यूम होगी ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो, एक दिन में 4 घंटा उसका क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, ठीक है। तो 40 दिन में कितना होगा, ठीक है। तो टोटल यूटिलाइजेशन कितना हो जाएगा इसका, देखो 25 है। देखो पहली बात यहाँ पे समझने वाली बात है कि जो यूनिट होता है, अगर आपने वाट आवर में निकाला तो ये हो जाएगा गलत। क्वेश्चन लेने का पर्पज है कि एक यूनिट को हम बोलते हैं 1 kWh, 1 kWh, ठीक है, 1 kWh, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2500 वाट है, ये हो गया आपका 2500 वाट इंटू 4 आवर, 4 आवर, और टोटल आवर निकालना है तो उसको 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल आवर हो जाएगा, है ना। मतलब 2500 इंटू 160, ये हो गया वाट, वाट आवर, ठीक है। अब हमारा यूनिट किस में होता है, KWH में होता है। इसको पहले किलो KWH में कन्वर्ट करो, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 16 इंटू 10 की पावर 3
वॉट आवर। इसको अगर हम 10 की पावर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये के डब्ल्यू एच में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 25 × 16 के डब्ल्यू एच हो जाएगा। तो ये क्या है, एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मतलब 25 × 16 यूनिट्स हो जाएंगे, इतनी यूनिट्स हो जाएगा। तो 25 × 16 कर लेते हैं, तो ये आएगा 400 यूनिट। ठीक है ना, 400 यूनिट आएगा। ये आ गया आपका यूनिट्स। ठीक है, तो इसका आपका देख लीजिए, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ ए पावर स्टेशन सप्लाइज 1000 मेगावाट आवर इलेक्ट्रिसिटी to its consumer for a period of 2 months, then average demand during the period। तो आपसे पूछ रहा है कि एवरेज डिमांड कितनी होगी, ठीक है, ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो आपको बताना है कि कितना एवरेज डिमांड होगा। तो एवरेज क्या होता है, अगर आपको एवरेज का फार्मूला, देखो एवरेज को लिखते हो 1/T, 0 से T, पी टी डी टी। तो ये जो इंटीग्रेशन वाला टर्म है, ये क्या हो गया, एनर्जी हो गई। एनर्जी किस में, के डब्ल्यू एच में ले लो आप, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पावर स्टेशन सप्लाईज 1000 मेगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेगावाट आवर, तो ये आपकी एनर्जी हो गई। तो ये आपका एम डब्ल्यू एच में दिया है। ठीक है, और वैसे तो आंसर आपका एम डब्ल्यू के डब्ल्यू दोनों दिया है, तो चलो पहले अपन एम डब्ल्यू में इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आपसे एवरेज डिमांड पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी आपकी एम डब्ल्यू एच में दिया है, तो ये हो जाएगा 1000। चलो मैं इसको के डब्ल्यू एच में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो ये के डब्ल्यू एच हो गया, डिवाइडेड बाई पीरियड आपका दिया है 2 मंथ, 2 मंथ का मतलब 60 डे, तो 60 इंटू, और इसको 24 से गुणा कर दोगे तो ये घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आवर हो जाएगा, तो आवर से आवर कट जाएगा, तो ये के डब्ल्यू में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ से इसको मैं कैलसी से कर ले रहा हूँ, 6 × 24, तो 1 आंसर इंटू 1000। तो देखो यहाँ पे इतने को सॉल्व करने पे ये ये आ रहा है 0.694, 0.694 इंटू 10 की पावर 3 के डब्ल्यू किलोवाट हो गया है। ठीक है, और आई थिंक यहाँ पे देखो तो किलोवाट भी लिखा है मेगावाट में, इसका मतलब ये यूनिट जो आंसर आएगा वो मेगावाट में आएगा, तो 0.694 मेगावाट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा आई थिंक। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लिख रहा है क्वेश्चन में क्या है, थर्मल पावर प्लांट का क्वेश्चन है, कह रहा है ए पावर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए कोल फायर्ड पावर प्लांट ऑफ 100 मेगावाट विद अवेलेबिलिटी फैक्टर ऑफ 0.8 एंड विंड फार्म ऑफ 400 मेगावाट विद अवेलेबिलिटी फैक्टर ऑफ 0.5, फाइंड द फर्म पावर। तो सबसे पहली बात देखो, फर्म पावर क्या है, क्वेश्चन लेने का पर्पज है कि कुछ नया आपसे कुछ पूछ रहा है क्वेश्चन में, इस तरह के अभी ये रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए क्वेश्चन लेने का पर्पज है। तो फर्म पावर ही नहीं पता रहेगा तो आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो देखो फर्म पावर क्या होता है, द अमाउंट ऑफ पावर दैट इज ऑलवेज अवेलेबल इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो कि आपका हमेशा अवेलेबल रहता है, जबकि इमरजेंसी में भी ये अवेलेबल रहेगा। तो हर समय ये पावर आपका अवेलेबल रहता है, इवन दो इन इमरजेंसी में भी ये पावर आपकी अवेलेबल रहती है। वो पावर जो होती है आपकी फर्म पावर होती है। तो इसलिए यहाँ पे जो आपका फर्म पावर हो जाएगा, फर्म पावर सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है कि अगर इसका अवेलेबिलिटी फैक्टर का मतलब है कि उसके कैपेसिटी का कितना परसेंट अवेलेबल है पावर, वो होती है आपकी पम्प पावर। तो देखो कोल फायर पावर प्लांट की कैपेसिटी 800 है, तो उसके उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 800 में से कितना पावर अभी है बचा हुआ, वो आपका हो जाएगा फर्म पावर। फर्म पावर तो 800 इंटू 0.8 प्लस विद द अवेलेबिलिटी फैक्टर 0.8, और विंड फार्म के लिए कितना कैपेसिटी है 400, और उसका अवेलेबिलिटी फैक्टर है 0.5। तो ये देखो 80, 640 हो गया, और ये आपका 200 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 840 मेगावाट। ठीक है, 840 मेगावाट, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आई थिंक ये बातें क्लियर होंगी। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या करा है, इन इफ द हाइड्रो पावर प्लांट रेटिंग इज 200 MVA and it currently supplies only 120 MVA, then what will be the hot reserve। अब बेसिकली देखो हॉट रिजर्व क्या होता है, जैसे कि जब आपका पावर प्लांट अभी मतलब वो क्या है कि जब आपका पावर प्लांट कंप्लीटली शट डाउन नहीं है, दैट मीन्स वो हॉट स्टेट में है, दैट मीन्स आपका बॉयलर ऑन है, और आपका जनरेटर को हम फुल स्पीड पे नहीं चलाते उसको,
लगभग 1500 आरपीएम से नहीं चलाते, उसको स्लो स्पीड पे चलाते रहते हैं, और जैसे ही डिमांड आती है पावर की, ठीक है, तो उसको मीट कराने के लिए अगेन, मतलब ये जो हॉट रिजर्व से आपको जनरेटर को सिंक कराने में जो टाइम लगता है लगभग 2 घंटे का लगता है। लेकिन वही अगर कोल्ड रिजर्व में है, कोल्ड रिजर्व कहने का मतलब है कि अगर आपका जो आपका बॉयलर है, चाहे आपकी मशीन्स हैं, मतलब पूरा आपका पावर प्लांट कंप्लीटली शट डाउन है, तो वो जो होता है हॉट रिजर्व होता है, और हॉट रिजर्व से सिंक्रोनस कंडीशन में लाने के लिए कम से कम 8 से 10 घंटा टाइम लगता है। ठीक है, तो ये हो गया कोल्ड रिजर्व एंड हॉट रिजर्व। तो आपसे पूछ रहा है कि कितना हॉट रिजर्व अवेलेबल है। मतलब अगर कोई पावर हाइड्रो पावर प्लांट है, उसमें से अगर उसकी रेटिंग 200 मेगावाट है, तो कितना उसके पास अवेलेबल पावर है जो कि अगर नीड पड़े तो उसको जनरेट कर सकता है, वो उसका होता है आपका हॉट रिजर्व। तो ये आपका हॉट रिजर्व यहाँ से क्या हो जाएगा, 200 में से आप घटा दो, 200 एमवीए में से आप 120 एमवीए घटा दो, तो ये बचा हुआ जो पावर होगा वो आपका हॉट रिजर्व होगा, जो कि अभी यूटिलाइज नहीं हुआ है, दैट इज हॉट रिजर्व। तो ये हो जाएगा आपका 80 एमवीए। ठीक है, तो ये हो गया बी ऑप्शन, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पिनिंग रिजर्व इज आर ट्रू। इट इज द रिजर्व कैपेसिटी, ऑप्शन ए है इट इज द रिजर्व कैपेसिटी विच इज इन ऑपरेशन बट नॉट अवेलेबल फॉर द सर्विस। ऑप्शन बी है इट एक्ट्स एज a cushion in case of emergency requirement. It is a capacity which is always connected to the bus and is used in case of the in case of needed। सबसे पहली बात देखो, स्पिनिंग रिजर्व क्या होता है। स्पिनिंग रिजर्व का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आपका जो जनरेटिंग पावर प्लांट है, वो आपका ग्रिड से कनेक्टेड होता है, बट कोई भी लोड से कोई भी पावर शेयर नहीं करता है। दैट मीन्स जो आपका जो थर्मल पावर प्लांट है या कोई भी हाइड्रो पावर प्लांट है, किसी तरह का भी प्लांट है, अगर वो ग्रिड से कनेक्टेड है बट कोई भी पावर सप्लाई नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इट इज फ्लोटिंग ऑन द बस बार। ठीक है, तो उस हिसाब से देखो तो सी ऑप्शन देखो, इट इज द कैपेसिटी विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू बस एंड यूज इन केस ऑफ नीडेड। मतलब जब उसकी इमरजेंसी कंडीशन आएगी तभी उसको यूज किया जाएगा, तो वो जो होता है वो उसको बोलते हैं स्पिनिंग रिजर्व। मतलब स्पिनिंग रिजर्व का मतलब ये हो गया कि आपका ये वो कंडीशन है जिसमें आपका जो मशीन है, सिंक्रोनस जनरेटर, वो सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर रहा है, बॉयलर अपने फुल टेम्परेचर पे है, हर चीज़ एकदम से, मतलब सिस्टम आपका सिंक्रोनिज्म में है। बट यही है कि वो बस बस से कनेक्टेड है, अभी कोई भी पावर लिया नहीं जा रहा है। ठीक है, लेकिन जब भी किसी तरह की इमरजेंसी कंडीशन आएगी तो उससे पावर लिया जाएगा। तो उस हिसाब से देखिए तो आपका देखिए ये सी वाला ऑप्शन और बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। इमरजेंसी रिक्वायरमेंट में प्रोवाइड करेगा क्योंकि वो ग्रिड से कनेक्टेड है। देखो ऑप्शन ए क्या है, इट इज रिजर्व कैपेसिटी विच इज इन ऑपरेशन बट नॉट अवेलेबल फॉर द सर्विस, विच इज इन ऑपरेशन, ठीक है, बट नॉट अवेलेबल फॉर द सर्विस। ठीक है, देखो ये जो होता है ये कोल्ड रिजर्व होता है। कोल्ड रिजर्व का मतलब ये हो गया कि आपका पावर प्लांट सभी एकदम अच्छे से चल रहा है, बट ना आपका बॉयलर चल रहा है, नहीं आपका जनरेटर है, सब चीज़ शट डाउन है, कंप्लीटली शट डाउन है। आप मतलब वो चीज़ हर हर चीज़ हेल्दी है, बट उसको स्टार्ट होने में 7 से 8 घंटे लगते हैं कोल्ड रिजर्व को। तो ये आपका ये कोल्ड रिजर्व है। ठीक है, जबकि हॉट रिजर्व में क्या होता है कि बॉयलर भी और जनरेटर दोनों चालू होते हैं, बट वो सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं होते, बॉयलर का टेम्परेचर अप टू द मार्क नहीं होता है, उसको सिंक्रोनिज्म में या सिंक्रोनस स्पीड पे लाने के लिए हॉट रिजर्व को लगभग 2 घंटे लगते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उसका जो हॉट रिजर्व का जो डेफिनेशन होता है कि इट इज़ द रिजर्व कैपेसिटी अवेलेबल एंड रेडी टू यूज, दिस कैपेसिटी इज नॉट इन ऑपरेशन। ठीक है, दिस कैपेसिटी इज इन ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन में होता है, दैट मीन्स आपका मैं हॉट रिजर्व की बात कर रहा हूँ कि ये ऑपरेशन में होते हैं। दैट मीन्स कि जो आपका बॉयलर है, ठीक है, जनरेटर है, वो चालू रहते हैं, बट सिंक्रोनस स्पीड पे नहीं रहते हैं, बॉयलर भी अपने फुल टेम्परेचर पे नहीं रहता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम हॉट रिजर्व। ठीक है, ऑपरेशन में रहते हैं बट सर्विस के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, वो ठीक है, सर्विस के लिए अवेलेबल कब होंगे, जब उसको हम मतलब उसको चालू होने में 2 घंटा लगेंगे। ठीक है, तो ये और ये जो है आपका क्या है, कोल्ड रिजर्व है। ठीक है, मतलब आपका जो प्लांट है कम्प्लीटली शट डाउन है और इसको स्टार्ट होने में कम से कम 7 से 8 घंटे लगते हैं। तो उस हिसाब से देखें तो आपका बी और ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके बाद से अपन जो एमसीक्यू करेंगे वो है हाइड्रो पावर प्लांट का।
तो उसका थोड़ा सा बेसिक फार्मूला, उसमें क्या क्या अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, इन हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है कि आपका जो रिजर्वायर होता है, एक काफ़ी जो रिजर्वायर होता है हाइट पे होता है, ठीक है, ये जो डैम होते हैं, तो वाटर इसमें क्या होते हैं, स्टोर्ड होते हैं। तो वाटर को यहाँ पे, वाटर को किसी भी हाइट पे जब हम रखते हैं तो उसमें कौन सी एनर्जी स्टोर्ड होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इन केस ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट, जो आपका इनपुट पावर होता है या इनपुट एनर्जी जो होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, मास ऑफ द वाटर, और कितने हाइट पे रखा गया और उस पर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, दैट इज mgh, जो होता है उसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब जनरेटर पे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी पा रहे हैं, दैट मीन्स अगर हाइड्रो पावर प्लांट की अगर एफिशिएंसी लिखोगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट, ठीक है, इन वॉट सेकेंड, ठीक है, या इस वॉट सेकेंड को क्या बोलते हैं, जूल, ठीक है ना, वॉट सेकेंड या जूल डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो एफिशिएंसी ये हो गई। तो हमको अगर देखो एग्जाम में आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी पूछता है और इलेक्ट्रिकल पावर आउटपुट पूछता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक बेसिक जो टर्म्स है उसको समझ लो, बस 1 से 2 मिनट लगेंगे। तो देखो यहाँ से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाएगा, ओवरऑल एफिशिएंसी इक्वल टू एम जी एच होगा। एम जो है मास है, जी इज द ग्रेविटेशन, एच इज द हेड ऑफ द रिजर्वायर। तो उसका कितना हेड है, कितने मीटर का, हेड को मीटर में, जी जो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास इन केजी। अब देखो, जो डेंसिटी होती है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से मास क्या हो जाएगा, मास की वैल्यू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम हो जाएगी, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है, यहाँ से देख लो ये केजी होगा, और वॉल्यूम का यूनिट मीटर क्यूब हो जाएगा, तो इसका डेंसिटी का यूनिट केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। और ये वॉल्यूम मीटर क्यूब में, जी ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, और एच जो हो गया हेड हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से, देखो ये चीज हमने यहाँ पे तो कन्वर्ट की, और ये जूल या वॉट सेकेंड होगा, बट आपके एग्जाम में वो जो यूनिट पूछा जाता है वो किलो वाट आवर में पूछता है। तो इसको किलो वाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मैंने मल्टीप्लाई किया है, और सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 3600 का डिवाइड किया है। तो यहाँ से जो ये फार्मूला है ओवरऑल एफिशिएंसी का, ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, होगी ओवरऑल एफिशिएंसी इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी इंटू एन डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10 की पावर 5 के डब्ल्यू एच। तो मैंने इसको इंसर्किल करके रखा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, रो वी, मतलब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी एच, और ईटा नॉट दैट इज एफिशिएंसी डिवाइडेड बाय 36 इंटू 10 की पावर 5 के डब्ल्यू एच हो जाएगी। और अगर आपसे पावर पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट ये वाला फार्मूला यूज करोगे, जहाँ पे जो क्यू होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स्ट्रा क्यू है, या फिर वही चीज मैंने यहाँ पे लगाई है कि यहाँ से एफिशिएंसी ले लिए, आप डायरेक्ट फार्मूला याद रखो, इतना जाओगे तो कंफ्यूज होगे। तो 9.81 इंटू 10 की पावर -3 ईटा नॉट, क्यू इज द डिस्चार्ज ऑफ वाटर, डिस्चार्ज ऑफ वाटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मीटर क्यूब पर सेकेंड से, और ये वी फॉर वॉल्यूम एंड टी इज द टाइम, ठीक है। तो मतलब 1 सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज हो रहा है वो क्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो ईटा नॉट क्यू रो एच के डब्ल्यू, ठीक है, ये इसका, इन दोनों पे आपके क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि टेकिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1000 kg/m3, ठीक है, 1000 per meter cube, हाउ मच पावर वुड बी डेवलप्ड बाई ए हाइड्रो जनरेटिंग यूनिट एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी with 1 meter head and 1 meter cube पर सेंटीमीटर डिस्चार्ज। तो आपको पावर वाला फार्मूला लगाना है। पावर का फार्मूला क्या बताया मैंने, 9.81 इंटू 10 की पावर -3, यहाँ से फार्मूला एक बार देख लो आप, ईटा नॉट क्यू रो एच, ईटा नॉट क्यू रो एच किलोवाट, ठीक है, देख लो यहाँ से ईटा नॉट क्यू रो एच, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 9.81 इंटू 10 की पावर -3, ओवरऑल एफिशिएंसी देखो यहाँ पे 100% है, दैट मीन्स 1 हो गई। ये मीटर क्यूब पर सेकेंड होता है डिस्चार्ज ऑफ वाटर, दैट इज 1। और रो आपका क्या है, वाटर डेंसिटी है केजी पर मीटर क्यूब, तो ये 1000 दिया है, तो 10 की पावर 3 हो गई। हेड आपका यहाँ पे देखो 1 मीटर दिया है, और ये हो गया आपका किलोवाट में, देखो 10 की पावर 3 से ये आपका कैंसिल हो गया, तो आंसर आएगा आपका 9.81 किलोवाट। तो आपका जो पावर आ जाएगा 9.81 आपका किलोवाट आपका आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेटली आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग प्लांट इज सप्लाइड फ्रॉम ए रिजर्वायर ऑफ कैपेसिटी 3.6 इंटू 10 की पावर 6 मीटर क्यूब। ये 10 की पावर 6 है, हेड आपका 100 मीटर दिया है,
एनर्जी के डब्ल्यू एच में फाइंड आउट करना है, एफिशिएंसी दी है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने आपका जो फार्मूला यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब वाटर डेंसिटी वॉल्यूम जी एच ईटा नॉट 36 इंटू 10⁵ तो इसको लिख देना है रो वी जी एच ईटा नॉट। ठीक है, ऐसे याद रखना है रो वी जी एच ईटा नॉट डिवाइडेड बाई 36 इंटू 10⁵ के डब्ल्यू एच, ये आपकी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यही आपसे पूछ रहा है। देखो एग्जाम में जब वाटर डेंसिटी नहीं दी रहेगी तो आपको क्या रखना है, इसको 997 या 1000 के लगभग, लेकिन इन जनरल 995 या 997 दिया रहता है। रिजर्वायर कैपेसिटी का मतलब क्या है, मीटर क्यूब में दिया है, इसका मतलब ये आपका वॉल्यूम है 3.6 इंटू 10⁶ हो गया, और जी की वैल्यू 9.8 रख लो। हेड आपका दिया है 100 मीटर, और ओवरऑल एफिशिएंसी 75%, 0.75 हो गया। 36 इंटू 10⁵ हो गया, और ये आप के डब्ल्यू एच में इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए अप्रॉक्सीमेट कर लेंगे, इसको मैं 1000 मान ले रहा हूँ। ठीक है, देखो ये देखो 10⁵ से यहाँ पे 10⁵ बचेगा, ये इसका काम हो गया। उसके बाद से देखो इसको 1000 माना, और ये 100 हो गया, और इसको 10 मान लो। ठीक है, इसको 10 मान लो, और देखो 36 को इसको 0.1 टाइम्स में कट कर देंगे, तो ये देखो 0.75 और 0.1 इसको लिख सकते हैं 75 इंटू 10⁻³ इंटू, अब देखो इसमें अपना क्या क्या बचा उसको देख लेते हैं, ये 1000 और ये 10, तो ये हो गया आपका 10⁻⁴ और 10⁻², 10⁻⁶ हो गया, है ना। देखो ये 10⁻³ हो गया, और 10⁻⁻1 और ये 10⁻², और यहाँ पे एक 10 और बचा है ना ये वाला, तो 3, 3 1 4 1 5 2 7, ये 7 होगा। ठीक है, और ये हो गया के डब्ल्यू एच, तो 75 इंटू 10⁻⁴ के डब्ल्यू एच आएगा, मतलब 75 के आगे 4 जीरो, के डब्ल्यू एच। तो 75 के आसपास में एक ही ऑप्शन है, ए ऑप्शन। तो इस तरह से अप्रोक्सीमेट करके आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेटिंग स्टेशन इज सप्लाइड फ्रॉम ए रिजर्वायर विद कैपेसिटी ऑफ 5 के आगे 6 सुनना है 60 क्यूबिक मीटर, मतलब ये आपका वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम दिया है आपका 5 इंटू, मैं इसको देख ही लेता हूँ, 2 2 4 2 6, हाँ 10⁶ मीटर क्यूब है। हेड आपका दिया है 200 मीटर। टोटल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी दे रखी है 2.044 इंटू 10⁶, अगेन ये 10⁶ है। डेंसिटी रो की वैल्यू आपकी देखो यहाँ पे दे रखी है 997 केजी पर मीटर क्यूब। अगर एग्जाम में दिया नहीं है तो आप 997 ही मान के चलो। ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी होगी आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो अभी अपन ने देखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, रो वी जी एच ईटा नॉट इंटू 36 इंटू 10⁵ के डब्ल्यू एच होती है। तो आपको ओवरऑल एफिशिएंसी चाहिए, एक बार फार्मूला मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, रो वी जी एच ईटा नॉट 36 इंटू 10⁵ तो यहाँ से देख लो ओवरऑल एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू 36 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई रो वी जी एच ईटा नॉट, तो ये हो जाएगा 2.044 इंटू 10⁶ इंटू 36 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाई रो की वैल्यू 997 इंटू वॉल्यूम 5 इंटू 10⁶, जी की वैल्यू 9.8, हेड आपका दिया है 200, और ईटा नॉट नहीं होगा, ईटा नॉट तो अपन ले रखा है। ठीक है, क्योंकि ईटा नॉट ही निकाल लेना, तो रो वी जी एच हो गया। तो अभी इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो इसको अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, 1000 मान ले रहा हूँ, और इसको मैं टोटल 2 मान ले रहा हूँ। ठीक है, तो ये 10⁻³ हो गया ये वाला, और इसको मैं 10 मान ले रहा हूँ। ठीक है, 10 मान ले रहा हूँ। देखो ये इससे आपका ये कट गया। ठीक है, और ये देख लो यहाँ से 2 से ये 100 बार में काट दो। ठीक है, 100 बार में कट गया, और आपका देख लो यहाँ से क्या क्या बच रहा है। ऊपर में 36 है, 36 यहाँ पे लिख रहा हूँ 36 इंटू 10⁵ और नीचे में देखो 10⁵, मतलब ये 5 है इंटू
10⁻³ 10 और मतलब 3 3 6 10⁻⁶ तो ये 3.6/5 होगा। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं कितना आ रहा है। 3.6 डिवाइड बाई 5 लगभग आ रहा है ये 0.72, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 का गुणा कर देंगे, तो लगभग 72% आएगा इसका आंसर। तो देखो 75% आया है, तो अप्रॉक्सीमेट ऐसे ही आपको करके चलना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हाइड्रो पावर प्लांट के सवाल करने हैं। तो ये जो फार्मूले मैं बताए हैं यहाँ पे, जो इसको कलर्ड किया है, और आपको ये जो वाटर डेंसिटी दिया है, इसको आपको ध्यान में रखना है। और आप कोशिश करिए कि इसको 9.8 को 10 में अप्रॉक्सीमेट कर लो। ठीक है, और जो 997 है इसको 1000 बना लो, तो थोड़ा सा क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट का जो क्वेश्चन है उसमें जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको एग्जाम में सॉल्व करना काफ़ी समय लग जाएगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा थर्मल पावर प्लांट का भी थोड़ा थोड़ा बेसिक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं, हर टाइप का, जितने टाइप के क्वेश्चन पॉसिबल है। तो बेसिकली देखो, थर्मल पावर प्लांट में आप कुछ चीज़ें बेसिक ध्यान रखो कि जो थर्मल प्लांट में एनर्जी जो होती है उसको वाट सेकेंड या जूल में, ये तो बेसिक चीज़ है, चाहे कोई भी पावर प्लांट हो उसमें जो एनर्जी होगी वाट सेकेंड या जूल में होगी। और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1 kWh जो होता है आपका 36 × 10⁵ वाट सेकेंड होता है। आप इसको इजिली कन्वर्ट भी कर सकते हो। इसको किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ होगा। आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दो, दैट इज 3600 सेकेंड हो जाएगा, तो 36 × 10⁵ वाट सेकेंड आ जाएगा। और ये चीज़ आप ध्यान रखो, ये भी आपके एग्जाम में आया और न्यूमेरिकल में बड़ा यूज होता है इसका, कि जो 1 kWh जो होता है वो 860 kcal के बराबर होता है। अब देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए पूछता है। ठीक है, या फिर वेट ऑफ द कोल आपसे पूछेगा। ठीक है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। फिर बॉयलर एफिशिएंसी या ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होती है, थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है। तो बेसिकली आपको पता है कि जो इन केस ऑफ द थर्मल पावर प्लांट, जनरेटर को शाफ्ट को रोटेट कराने के लिए टरबाइन होता है, और टरबाइन के ब्लेड पे वाटर को हैमर कराना है, या उसके ब्लेड पे वाटर को प्रेस कराना है, तो पहले हम क्या करते हैं, बॉयलर में वाटर को हीट करते हैं, और जो हीट वाटर होती है, जो सुपर हीटेड स्टीम होती है, उसको क्या करते हैं, टरबाइन के ब्लेड पे इनलेट कराते हैं। ठीक है, तो जो बॉयलर है, अब इस बॉयलर की अपनी एक एफिशिएंसी होगी, टरबाइन की अपनी एफिशिएंसी होगी, और जनरेटर की एफिशिएंसी होगी। तो इन तीनों का जो मल्टीपल होता है, इन तीनों के मल्टीपल पल को बोलते हैं हम ओवरऑल एफिशिएंसी। दैट मीन्स जो आपकी ओवरऑल ओवरऑल जो एफिशिएंसी है वो होगी बॉयलर की एफिशिएंसी, टरबाइन की एफिशिएंसी इंटू जनरेटर की एफिशिएंसी। एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, और दूसरा पूछता है कि थर्मल की एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी क्या होगी। तो जहाँ पे थर्मल प्रोसेस हो रहा है, बॉयलर और टरबाइन में थर्मल प्रोसेस होता है जहाँ पे टेम्परेचर या वाटर का फ्लो है, तो उसको हम थर्मल एफिशिएंसी क्या होती है, बॉयलर एफिशिएंसी इंटू टरबाइन एफिशिएंसी इज इक्वल टू द थर्मल एफिशिएंसी। और ये वाला चीज़ आप याद रखो। और देखो एक चीज़ और इस पे क्या आता है, इसमें कि जो आपका एफिशिएंसी होगा वो होगा इलेक्ट्रिकल आउटपुट, जो हीट होगा, हीट इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट। ठीक है, हीट इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रिकल आउटपुट डिवाइडेड बाय हीट ऑफ द कोल कंबशन, हीट ऑफ द कोल कंबशन। ठीक है, तो देखो इसमें हीट इक्विवेलेंट टू जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है, ये आपका KWH में आपको दिया रहेगा एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जनरेटर के आउटपुट पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, किलोवाट आवर के रूप में होगी। और इनपुट में तुम क्या लगा रहे हो, इनपुट में आप कोल लगा रहे हो, मतलब कितने केजी का कोल लगा रहे हो। और उस कोयले से जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, जो हीट कितने अमाउंट का हीट प्रोड्यूस हो रहा है, उसको बोलते हैं हम कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं कैलोरीफिक वैल्यू को। और अल्फा का जो यूनिट होता है वो होता है किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, और सपोज करो डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द कोल। ठीक है, डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द कोल। तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो ये पावर इनटू टाइम है, ये KWH पे है, और नीचे में जो ये अल्फा जो है आपकी कैलोरीफिक वैल्यू है, जिसकी यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर केजी इनटू वेट इन केजी। तो देखो यहाँ पे अभी ओवरऑल इफिशियंसी निकालना है, तो इफिशियंसी तो एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, क्योंकि अगर आपका ऊपर में KWH है तो नीचे भी KWH होना चाहिए। तो उस हिसाब से देखो यहाँ पे, तो ये देखो केजी से केजी आपका कटेगा तो नीचे आएगा
किलो कैलोरी, तो इसका मतलब के डब्ल्यू एच को आपको कैलोरी में कन्वर्ट करना है। और अभी बताया मैंने कि जो 1 kWh होता है वो 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे 860 किलो कैलोरी से आपको मल्टीप्लाई कराना है, इंटू 100 कर दोगे, ये परसेंट में आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल इफिशियंसी हो जाएगा। तो जो भी आपकी एनर्जी दी होगी, मान लो ई के डब्ल्यू एच में दिया है तो उसको 860 करना है, जो कि ये किलो कैलोरी में हो जाएगा। और यहाँ से जो आपकी कैलोरीफिक वैल्यू होगी किलो कैलोरी पर केजी, और वेट ऑफ द कोल होगा, तो यहाँ से आप ओवरऑल एफिशिएंसी बता सकते हो। ठीक है, या फिर आपसे कैलोरीफिक वैल्यू पूछ देगा या वेट ऑफ द कोल पूछ देगा। तो इस तरह से इस पे क्वेश्चन आपके डिजाइन होते हैं। देखिए क्वेश्चन समझते हैं तो उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे कि पहले तो इजी वाले देख लेते हैं क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे दिया कि कैलकुलेट द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ ए स्टीम थर्मल पावर प्लांट इफ द बॉयलर, जो बॉयलर की एफिशिएंसी दी है वो 0.85 है, और आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी 0.4 है, और जो जनरेटर की एफिशिएंसी है वो 0.95 है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, इनका मल्टीपल हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई मैं कैलकुलेट से करा ले रहा हूँ, 0.85 0.4 इंटू 100, मतलब इसकी वैल्यू आ रही है 0.323, और इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दोगे तो आ जाएगा 32.3%। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लोग पढ़ते हो कि जो थर्मल पावर प्लांट होता है उसमें जो एफिशिएंसी आती है 30 to 40% आती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और देखो इसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी अल्टरनेटर की, इस डेटा से भी आप लोग समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी अल्टरनेटर की होती है, टरबाइन की एफिशिएंसी सबसे लो होती है, और बॉयलर की एफिशिएंसी लगभग लगभग 85% होती है। हालांकि ये क्वेश्चन है बट इस डेटा से भी आप लोग चीज़ों को एनालाइज कर सकते हो। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए देखिए इस क्वेश्चन में थर्मल एफिशिएंसी पूछ रहा है, तो ये फालतू के डेटा नहीं है, बस आपको वो करने के लिए। आपको पता है कि जो थर्मल एफिशिएंसी होती है वो आपके बॉयलर एफिशिएंसी इंटू टरबाइन एफिशिएंसी के बराबर होती है। तो यहाँ से देखो बॉयलर और टरबाइन की एफिशिएंसी दे रखी है 0.85 इंटू 0.9, तो इसको गुणा कर लेते हैं। तो 0.85 इंटू 0.9 इंटू 100, तो ये आ जाएगा आपका सॉरी 76.5%। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, ये सब ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चन में करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें आपसे कैलोरीफिक वैल्यू पूछ रहा है, कह रहा है कि स्टीम पावर प्लांट प्रोड्यूसेस 1 यूनिट। तो आपको मैंने बताया था अभी 1 यूनिट किसके बराबर होती है, 1 किलो वाट आवर के। मतलब जो जनरेटर है आपका, वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है अपने आउटपुट पे 1 यूनिट का, दैट मीन्स 1 किलो वाट आवर का एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है बाय यूजिंग, जो वेट ऑफ द कोल दिया है वो दिया है 0.5 kg, और ओवरऑल इफिशियंसी दे रखी है 0.2। तो अभी मैंने बताया कि ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी 1 kWh में दी है, तो इसको अपन को किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना होगा, तो 860 का मल्टीप्लाई कराएंगे। एंड आपसे कैलोरीफिक वैल्यू पूछिए, इसकी यूनिट क्या होती है, किलो कैलोरी पर केजी। ठीक है, अब वही आपसे पूछ रहा है, और ये आपका किलो कैलोरी में कन्वर्ट हो गया, और वेट इंटू केजी में 0.5 हो गया है ना। और ओवरऑल एफिशिएंसी देखो यहाँ पे 0.2 दे रखी है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, किलो कैलोरी पर केजी में, यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, क्योंकि देखो ये आपका केजी में है। ठीक है, आप किलो आवर को 860 से गुणा करके इसको अपने किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, तो ऊपर में 860 आ जाएगा, और ये आपका 0.2 है, और ये आपका 0.5 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 860, और एक मिनट, ये हो जाएगा 10 × 10⁻⁻², और ये हो गया किलो कैलोरी पर केजी, है ना। तो यहाँ से 10 की पावर नीचे वाला -1 ऊपर जाएगा, तो जीरो ऊपर एक बढ़ जाएगा, तो 8600 किलो कैलोरी पर केजी इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका सी वाला आंसर करेक्ट होगा। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए डीजल पावर स्टेशन हैज ए फ्यूल कंजम्पशन ऑफ 0.215 kg पर किलो वाट आवर। मतलब 1 किलो वाट आवर को एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए आपका कितना फ्यूल लग रहा है, 0.215 kg का। ठीक है, इतने केजी का। तो आपको वेट पता है कि अगर इतना इलेक्ट्रिकल आउटपुट चाहिए 1 किलो वाट आवर का, तो आपका जो वेट लग रहा है वो लग रहा है 0.215 kg का। तो कैलोरीफिक वैल्यू आपको अल्फा दे रखा है, वो दे रखा है 4 शून्य है, तो 10 की पावर 4 किलो कैलोरी पर केजी दे रखा है। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 1 kWh है, तो वन को आप क्या करोगे, 1 kWh को किलो कैलोरी में करोगे, तो ये किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लिया हमने।
डिवाइडेड बाई अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो 10⁴ है और वेट आपका 0.215 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, अब कई लोग कंफ्यूज होंगे। देखो, ये आपका क्या है, केजी में है, और यहाँ पे ये आपका किलो कैलोरी पर केजी में है। ठीक है, तो ये देखो केजी से केजी कट जाएगा, कैलोरी से कैलोरी, तो एफिशिएंसी यूनिट लेस हो गई। तो जो आप कर रहे हो कैलकुलेशन वो भी सही है। यही सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 215, इसका गुणा इसमें करोगे और इंटू 10 हो जाएगा, और इंटू 100 कर दो तो परसेंटेज में आ जाएगा, है ना। इसको कर लेते हैं 8600 डिवाइडेड बाई 215, ये आएगा आपका 40%। ठीक है, तो ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो घबराना नहीं है इन सब चीज़ों से बहुत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट जनरेट 750 इलेक्ट्रिसिटी विद thermal efficiency of 30%. Coal has heating value of 30,000 kilojoule per kg. Find the mass flow rate of the coal required to generate the required electricity. अब देखो यहाँ पे जो कैलोरीफिक वैल्यू दी है वो केजी किलो जूल पर केजी में दिया। अभी तक हम लोग पढ़ते थे कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी जब निकालते थे तो हीट आता था के डब्ल्यू एच में, और इसको अपन 860 से गुणा करके किलो कैलोरी में कन्वर्ट कर लेते थे। अल्फा आपका किलो कैलोरी पर केजी में दिया है, और इंटू वेट आपका कोल का केजी में रखते थे। अभी तक ये फार्मूला लगाते थे। अब देखो आपका यहाँ पे पावर इंटू टाइम क्या है आपका, ये आपका के डब्ल्यू एच में है। ये तो ठीक है, ये के डब्ल्यू एच में है। अब देखो अल्फा आपका यहाँ पे दे रखा है यूनिट आपका किलो जूल पर केजी, और इंटू वेट है आपका केजी में, और ये आपका इफिशियंसी हो गई। ठीक है, लेकिन अभी देखो ये यूनिट ऐसा होना चाहिए कि ये भी आपका, अगर ये किलोवाट में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमारी इफिशियंसी का फार्मूला क्लियर हो जाएगा। तो आपको जूल जो होता है, आपको इसको क्या लिख सकते हो, वॉट इंटू सेकेंड लिख सकते हो। तो इसको मतलब हम इसको लिख सकते हैं पावर इन किलोवाट इंटू अल्फा। जूल को किलोवाट लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, किलोवाट सेकेंड हो जाएगा बाई के जी। ठीक है, और डब्ल्यू बाई, और देखो टी को नीचे लेते आओगे तो ये क्या हो गया, के जी पर सेकेंड हो गया। तो इसका मतलब आपसे ये वाली वैल्यू पूछिए मास फ्लो रेट में। ठीक है, तो यहाँ से वेट पर सेकेंड दैट इज के जी पर सेकेंड कितना हो जाएगा, पावर इन किलोवाट ओवरऑल इफिशियंसी इंटू अल्फा, और बस इतना ही करना है ना। तो यहाँ से आपका पावर देखो कितना दिया है आपका 750 मेगावाट, तो इसको किलोवाट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और एफिशिएंसी आपकी अब ओवर थर्मल दी है, जनरेटर के नहीं, तो जो एफिशिएंसी दी है उसी से अपने को काम चलाना होगा। नहीं तो ओवरऑल देता तो जनरेटर का मल्टीप्लाई कराना पड़ता, तो कुछ नहीं दिया तो हम थर्मल एफिशिएंसी को ही ओवरऑल एफिशिएंसी कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये 0.3 हो गया, और अल्फा की वैल्यू आपकी 30 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो ये इससे कटेगा, और ये जीरो से ज़ीरो कट जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखो यहाँ से 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो आ जाएगा 25/0.3। इसको लिख सकते हैं 250/3, और ये यूनिट है केजी पर सेकेंड। तो 250/3 देखते हैं कितना आता है, 83.33, 83.33 केजी पर सेकेंड होगा। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो मैंने अभी आपको बेसिक बेसिक जो भी फार्मूले यूज हो रहे हैं, कोशिश किया है कि आपको करा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें आपको इकोनॉमी का पावर जनरेशन हो गया, हाइड्रो पावर प्लांट के क्वेश्चन हो गए, और आपके जो भी थर्मल पावर प्लांट के न्यूमेरिकल, जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल थे मैंने करा दिए। हालांकि और भी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान देनी है, जैसे कि डिमांड फैक्टर जो होता है मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय कनेक्टेड लोड, डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ द इंडिविजुअल डिमांड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, जैसे कि जो डाइवर्सिटी फैक्टर होता है ग्रेटर देन 1 होता है। और फिर आपके क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे कि लोड फैक्टर है और जो डाइवर्सिटी फैक्टर है, ये इकोनॉमिक्स ऑफ पावर प्लांट को बताता है। कहने का मतलब है कि इनकी वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी कॉस्ट ऑफ जनरेशन उतना ही कम होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और लोड फैक्टर शुड बी एज हाई एज पॉसिबल, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से पीक लोड प्लांट्स होते हैं और कौन कौन से बेस लोड प्लांट्स होते हैं, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। और भी क्वेश्चन इससे क्या क्या थ्योरेटिकल पॉसिबल है, कि जो भी जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट है, इसमें किसकी कितनी एफिशिएंसी होती है, किसमें
ऑपरेटिंग कास्ट कम होता है, किस में मेंटेनेंस कॉस्ट कितना कम होता है, किस में हाँ यही सब, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट, जनरेशन कॉस्ट, है ना, ये सारी बातों को आपको थोड़ा सा एक बार इसका टेबल दिया रहता है बुक्स में, उसको आपको देख के जाना है। ठीक ठीक है, तो इस वाले पार्ट से आप इतना कवर करिए। और भी चीज़ें हैं, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में आपका जो टरबाइन वाला पार्ट है, उनके हेड वाले से क्वेश्चन आते हैं। और कौन कौन सी टरबाइन होती है, जैसे कैपलान है, प्रॉपलर है, फ्रांसिस है, तो कौन कौन से हेड के लिए कौन सा टरबाइन यूज होता है, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। उनमें कौन सा फ्लो होता है, रेडियल है कि एक्सियल है कि टेंजेंशियल है, वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो थ्योरेटिकल पार्ट को जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वहाँ से आपको कवर करके जाना है। ठीक है, तो आई थिंक अभी जो मैं मेरा ये आपका कोशिश था कि लास्ट मोमेंट पे जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल है इन टॉपिक से उनको करा देना। ठीक है, तो आई थिंक ये जो लेक्चर होगा आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।